नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जीबीयू पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। जीबीयू से जिम्स अस्पताल जाएंगे सीएम योगी। जिम्स में कोरोना से निपटने की तैयारियां देखेंगे सीएम। निरीक्षण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। जिम्स अस्पताल जाएंगे, वहां कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लेंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो निरीक्षण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ग्रेटर नोएडा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जीबीयू पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जिम्स अस्पताल में कोरोना महामारी पर जो तैयारियां हो रही हैं उसका जायजा लेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और यूपी चुनाव के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। बीजेपी ने यूपी के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। बीजेपी ने यूपी के 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के स्टार प्रचारक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्टार प्रचारक नितिन गडकरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव स्टार प्रचारक हैं। धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। राधा मोहन सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद बीजेपी के स्टार प्रचारक की इस लिस्ट में है। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी इस लिस्ट में है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, जसवंत सैनी, सांसद हेमा मालिनी भी बीजेपी के स्टार प्रचारक की इस लिस्ट में है। कुल 30 लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसे भी जारी कर दिया है। 30 नामों को इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सभी के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम भी इसमें शामिल है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी है। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी बीजेपी के स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल हैं। राधा मोहन सिंह भी इस लिस्ट में है और डॉक्टर संजीव बालियान भी स्टार प्रचारक नियुक्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 7 चरणों में होने हैं, जिसको लेकर के बीजेपी की तरफ से अब स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसे जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी समेत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इसमें शामिल हैं। डॉक्टर संजीव बालियान को भी इसमें शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम भी इसमें शामिल है। वहीं सांसद हेमा मालिनी का नाम भी बीजेपी ने स्टार प्रचारक की इस लिस्ट में शामिल किया है। तो बीजेपी ने स्टार प्रचारक की ये लिस्ट जारी की है। और अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी का। एसके, यूपी चुनावों के लिए 30 नामों की सूची जारी कर दी गई है। स्टार प्रचारक इन्हें बनाया गया है। कितना फर्क पड़ने वाला है स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट के आने के बाद यूपी विधानसभा चुनावों में? बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने फिलहाल 27 तक रैलियों, रोड शो या किसी प्रकार की यात्रा पर रोक लगा रखी है, हालांकि वर्चुअल रैलियां होंगी, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा कैडर है जिसका प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करने का निर्णय लिया है, जिसमें 30 लोगों को स्टार प्रचारक बनाया गया। हालांकि अगर 27 तारीख के बाद आयोग प्रतिबंधों के साथ रैलियों या किसी प्रकार के आयोजनों की अनुमति देता है, तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ से 30 स्टार प्रचारक मैदान में होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक के बीजेपी के सभी बड़े नाम शामिल हैं। पीएम मोदी खुद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, मथुरा सांसद हेमा मालिनी, उसके अलावा सुरेंद्र नागर, जनरल विक्रम सिंह, संजीव बालियान, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री सुरेंद्र कटारिया, ये वो बड़े नाम हैं जो कहीं न कहीं 30 लोगों की सूची में शामिल किए गए हैं। और बीजेपी ने कोशिश की है, अगर हम इस सूची को देखेंगे तो इसमें ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं, साथ ही साथ एससी वर्ग के बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोर के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश है कि हर क्षेत्र पर पूरा ध्यान दिया जाए और अपने उन नेताओं को मैदान में उतारा जाए जो कहीं ना कहीं बाजी को पलटने की हिम्मत रखते हैं। अगर हम अमित शाह की बात करें तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे 2014 का चुनाव रहा हो या 2017 का विधानसभा या 2019 का लोकसभा, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने रणनीति के तहत काम किया, विपक्ष जरूर ढेर हुआ था, चाहे समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन रहा हो या फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन रहा हो। निश्चित है कि बीजेपी की कोशिश यही है कि अपने इन स्टार प्रचारकों के जरिए मैदान में धुआंधार प्रचार किया जाए और एक संदेश देने की कोशिश लोगों को की जाए। बीजेपी ने एक तरीके से साधने की कोशिश की है कि लोगों को साधा जाए, धुआंधार बीजेपी स्टार प्रचारकों को उतारा जाए मैदान में और चुनावों में जीत हासिल की जाए। इसके बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और रुक करते अब अगली खबर का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। पार्टियां दमखम के साथ मैदान में उतर रही
रही हैं। दल बदल की सियासत भी जारी है। बीजेपी ने सपा कुनबे में बड़ी सेंधमारी करते हुए मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू को अपने पाले में कर लिया है। अपर्णा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस बीच खबर यह है कि बीजेपी अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से टिकट दे सकती है, जबकि लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट की मांग कर रही हैं। बीजेपी ने भले ही सेंधमारी करके अखिलेश यादव को झटका दिया है, लेकिन बीजेपी के लिए रीता को मनाना भी टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। उस परिवार से आगे जो सत्ता में रही बहुत साल मुलायम सिंह जी के परिवार से। देखिए, ये लोकतंत्र है। हर आदमी अपनी स्वच्छंदता से, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी जो विचारधारा है उससे जुड़ने का सबको अधिकार है। और मेरा मानना ये है कि अगर जो इस देश को हमें बचाना है तो हमें राष्ट्रवाद के साथ चलना है। और भाजपा हमेशा से राष्ट्रवादी पार्टी रही है। इसके चिंतन में, इसके मूल में संस्कारों का, धर्म का बहुत संरक्षण रहा है। और मेरी बहुत आस्था है आदरणीय प्रधानमंत्री जी में, नरेंद्र मोदी जी में, स्टेट के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, और जितने भी बड़े लोग हैं इनकी कमेटी में, सभी ने बड़े प्रेम और आशीर्वाद के साथ मुझे ये भरोसा दिलाया है कि वो बहुत अच्छे से जो है मुझे एक मौका देंगे और मुझे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, कैंट विधानसभा में मैंने पिछला इलेक्शन लड़ा था और जिस प्रकार से पार्टी मेरे लिए जो भी कुछ सुनिश्चित करेगी, मेरे लिए वो शिरोधार्य। अपर्णा को सुबह शुरू लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में दो ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का, और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की 7 वर्षों की सरकार देश में जो गांव गरीब किसान के लिए चली और जो आज विकास कार्य हो रहे हैं, जो देश का गौरव बढ़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज चौमुखी विकास हुआ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, तो लोगों के मन में जो लोग सेवा भाव के लिए सियासत में, राजनीति में आना चाहते हैं, वो बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर वो तेजी से आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और हम स्वागत करते हैं ऐसे लोगों का जो लोग भी सेवा भाव के लिए आ रहे हैं हमारे साथ में। हमारा दल और हमारा दिल दोनों बड़ा है, इसलिए उनका स्वागत। और दिल्ली में हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने अपर्णा यादव से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव जी हैं। मैम, आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, क्या कुछ नीतियों से आप प्रभावित थी? मैं राष्ट्रवादिता के साथ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी उनकी कह लीजिए पॉलिसीज हैं, खास तौर से महिलाओं के लिए, मैं समझती हूँ कि इतना बड़ा काम आज तक किसी भी देश के व्यक्ति ने नहीं किया। और ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हमेशा से इस देश के मूल्यों को, संस्कारों का सिंचन करती आई है, पोषित करती आई है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आज इस पार्टी से। आखिरी सवाल मैम, क्या आपके परिवार के लोगों से बातचीत हुई और किस सीट से आप चुनाव लड़ रहे थे? परिवार की मैं परिवार से कोई विमुख नहीं हूँ और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि अपनी आइडियोलॉजी चूज कर सकता है। राष्ट्रवादिता मेरे लिए परम धर्म है, इसलिए मैं आज भाजपा के साथ। परिवार के लोगों ने आपसे संपर्क किया?
उनके धन्यवाद मैम। तो यदि हमारे साथ अर्पणा यादव जी, जिनका सबसे बड़ा कहना है कि परिवार के लोगों ने उनसे बातचीत हुई है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से मैं प्रभावित। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। खबरें थी कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की खबर पर क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। रुक करते लखनऊ का, जहां कई लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। अखिलेश यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। इस दौरान राम हृदय राम सपा में शामिल हुए हैं। सभी लोगों का धन्यवाद और बधाई। अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव आयोग के नियमों का पालन करें। सपा पेंशन योजना से लोगों को लाभ मिला था, दोबारा समाजवादी पेंशन की शुरुआत की जाएगी। तो आज राम हृदय राम सपा में शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने घोषणा भी की कि सपा पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाएगा, फिर से शुरू किया जाएगा अगर सरकार में आते हैं तो। और इतना ही नहीं, 6,000 से इसे बढ़ा करके 18,000 तक किया जाएगा। कई लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। समाजवादी पेंशन योजना के तहत बड़ी संख्या में गरीब, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी मदद करने का काम हो रहा था। और मुझे याद है कि 50 लाख के लगभग उस समय समाजवादी पेंशन से गरीब परिवारों की मदद हो रही थी। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध, जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाए। और हापुड़ में सपा से 3 बार विधायक रहे मदन चौहान बागी हो सकते हैं। प्रत्याशी नैना सिंह का नाम घोषित होने से नाराज हैं। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से गठबंधन प्रत्याशी नैना सिंह का नाम घोषित हुआ है। मदन चौहान ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया है और सपा से टिकट कटने के बाद सपा प्रत्याशी पर बाहरी होने का आरोप भी लगाया है। मदन चौहान का पार्टी के शीर्ष नेता पर गुमराह करने का भी आरोप है और उन्होंने कहा कि सिंबल भी नहीं दिया और मना भी नहीं किया, बार बार बुलाते रहे शीर्ष नेता। अपने टिकट का सफर और वहाँ पर कुछ ऐसा माहौल बना कि पार्टी ने, शीर्ष नेता ने मना भी नहीं किया और हमको बुलाते भी रहे, सब कुछ रहा, फिर भी सिंबल दे दिया गया। तो जब सिंबल दे दिया तो फिर हमको लगा कि भाई हम अपना वापस चलते। तो जैसे ही मैं वापस आया, मैं रात को लगभग 2:30 बजे वापस आया तो सुबह लोग आए, मुझे नहीं पता कैसे आए, क्योंकि ये सब चीज़ें आज इतना एडवांस मीडिया हो गया है, हर बात तुरंत जनता के बीच में जाती है। तो अब ये जब हमें टिकट नहीं मिला, 2 आदमियों ने पूछा, 3। महोबा नगर पालिका की लापरवाही और सुस्त कार्यशैली को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर सदर एसडीएम और प्रभारी अधिशासी अधिकारी जितेंद्र कुमार ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। इनके ही निर्देशों पर शहर के रेन बसेरों और चिन्हित अलाव के स्थानों पर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। नगर पालिका पर अंकुश लगाने के लिए सदर एसडीएम जितेंद्र कुमार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। 4 रेन बसेरों पर यहाँ रुकने वाले लोगों को सर्दी से निजात दिलाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। नगर पालिका में कुल 4 रैन बसेरे बनाए गए हैं। एक टाउन हॉल में है नगर पालिका के पास, दूसरा रोडवेज पर है, तीसरा रेलवे स्टेशन पर है और चौथा आश्रय स्थल पे है। आश्रय स्थल के जहां आवास है उसके अंदर है। तो कुल कम से कम
हम 100 से 150 लोगों को रोकने का भी हमारे पास व्यवस्था है रैन बसेरा में, और लोग रुकते भी हैं रात को। कम से कम रोडवेज और टाउन हॉल वाले में तो भरा ही रहता है, लोग आते। रुक करते बलिया का, जहां सुखपुरा थाना इलाके की जीरा बस्ती में चुनावी रंजिश में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। ब्लॉक प्रमुख अतुल सिंह के प्राइवेट सुरक्षा गार्ड ने एक युवक को पीट कर लहूलुहान कर दिया। दरअसल ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान अतुल सिंह के पिता और समर्थकों के बीच मारपीट हुई थी। युवक की हालत गंभीर देख उसे इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी और ब्लॉक प्रमुख समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है और ब्लॉक प्रमुख अतुल सिंह और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बलिया की खबर है, जहां चुनावी रंजिश में युवक की पिटाई की गई है। ब्लॉक प्रमुख के गनर ने युवक को बुरी तरह से पीटा है, जिसमें वो घायल हुआ है। थाना सुखपुरा का ये पूरा मामला है और युवक को इलाज के लिए इसके बाद वाराणसी रेफर कर दिया गया है। और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने झांसी के किले में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। इस मॉक ड्रिल में यह दिखाया गया कि अगर भूकंप आ जाए तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स किस तरह से काम करता है और नागरिकों को सुरक्षित करता है। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ के अलावा जिला प्रशासन, जिला पुलिस, सिविल डिफेंस, किले की सुरक्षा में लगे गार्ड, अग्निशमन विभाग और जिला अस्पताल की टीम ने भी हिस्सा लिया। ड्रिल की शुरुआत में एक हूटर बजाकर भूकंप के आने का संकेत दिया गया। उसके बाद सबसे पहले सिविल डिफेंस के लोगों और किले की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने ऐसे लोगों को बाहर निकाला जो मामूली रूप से घायल हुए थे और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर कैसे पहुंचती है, ये दिखाया गया। तो झांसी में एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल किया है। आपदा से बचने के इस दौरान उपाय बताए हैं। जिला प्रशासन समेत अस्पताल के कर्मियों को भी इसमें शामिल किया गया। मॉक ड्रिल में प्रैक्टिस की गई कि अगर आपदा आती है तो किस तरीके से लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जाएगा और एनडीआरएफ ने इस तरीके से इस पूरे मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। झांसी में ये मॉक ड्रिल किया गया। झांसी के किले में आपदा से बचने के इस दौरान उपाय भी बताए गए। प्रैक्टिस के दौरान मामूली रूप से जो लोग घायल होते हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला जाता है, ये प्रैक्टिस भी की गई। एनडीआरएफ के साथ जिला प्रशासन की टीम ने भी इसमें हिस्सा लिया। जैसा कि आपको पहले से और कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 8 साल की बच्ची से रेप करने वाले आरोपी से मुठभेड़। रेपिस्ट के पैर में गोली लगी, हेलेट में उसका इलाज चल रहा है। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। कल्याणपुर के बरसिरोही के पास ये मुठभेड़ हुई है। कानपुर की ये पूरी खबर है, जहां पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई है। 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत करने के बाद ये मुठभेड़ हुई है। एक 12 सिरोही नहर के पास में हमारी पिकेट लगी हुई थी और पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बदमाश को, एक आदमी आ रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया गया। उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया। इसी के परिप्रेक्ष्य में पुलिस ने वो जंगल की तरफ भागा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ कार्रवाई करते हुए, इसमें हमारे एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुआ है गोली से। एक मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। ये पूछताछ से पता चला कि ये अभी जो घटना हुई थी बच्चे के दुष्कर्म के साथ में, उसका आरोपी है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।